गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपको एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज ये ईडियम फ्रेजेस एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत बार यानी रिपीट मोड पे पूछे गए हैं। तो हम वो ईडियम फ्रेजेस करने जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। लेट्स सी। ब्रेक द आइस मीनिंग to get a conversation started in a social situation, break the awkward silence when meeting someone new. break the ice का मतलब क्या होता है? मान लीजिए दो लोगों के बीच में कोई awkwardness है, या मान लीजिए आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो, या आप किसी नए ऑफिस में जाते हो, आप अपने कलीग से मिलते हो, या नॉर्मली दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है जो बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके बीच में बात नहीं हो रही है। तो उस सिचुएशन में हम इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं जो फ्रेज़ है ब्रेक द आइस, मतलब आइस तोड़ो। दैट मीन्स यहाँ पर आइस तोड़ने से मतलब है कि साइलेंस हटाओ और बात करो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। आई मेट अ नाइस गर्ल फॉर कॉफ़ी यस्टरडे। मैं एक बहुत अच्छी लड़की से मिला कल। किसके लिए? कॉफ़ी के लिए। फर्स्ट इट वॉज अ बिट ऑकवर्ड। स्टार्टिंग में ये थोड़ा ऑकवर्ड था, थोड़ा अजीब था, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। बट आई ब्रोक द आइस विथ माई कैंप स्टोरी। आई ब्रोक द आइस मैंने मतलब वो साइलेंस तोड़ी। किसके साथ? अपनी कैंप स्टोरी सुना के वो साइलेंस तोड़ी। दैट मीन्स यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जब भी दो लोगों के बीच में बात की बात है, दो लोगों के बीच में कोई रिफ्ट है, या दो लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे से उतनी बात नहीं करनी, वो ऑकवर्डनेस है, तो उस सिचुएशन में हम इस फ्रेज ब्रेक द आइस का यूज़ करते हैं। सेकंड देखिए, एज राइट एज रेन। मीनिंग क्या होता है इसका? टू फील वेल, ऑल राइट। अच्छा फील करना या ऑल राइट फील करना किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के बाद में, या किसी अगर हम बीमार हो गए उसके बाद में अगर हमें अच्छा फील हो रहा है, या हमने बहुत सारा काम किया है, हम उस टाइम बहुत स्ट्रेस में या टेंशन में थे, उसके बाद में वो काम ख़त्म होने के बाद में अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं तो हम इस ईडियम फ्रेज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। आई टुक सम मेडिसिन बिफोर आई वेंट टू बेड एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज एज राइट एज रेन। मतलब रात को उसकी तबीयत ख़राब थी। आई टुक सम मेडिसिन बिफोर आई वेंट टू बेड। मैंने मेडिसिन ली थोड़ी सी, कब? सोने से पहले। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज एज राइट एज रेन। हालांकि हम यहाँ पर लिख सकते थे द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज फीलिंग ऑल राइट, यानी ऑल राइट की मीनिंग की जगह हम इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं जो कि है एज राइट एज रेन। चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। टू बी अंडर द वेदर। टू बी अंडर द वेदर मीन्स मौसम के अंदर होना। हम कई बार हमारे नॉर्मल घरों में भी सुनते हैं कि नॉर्मली मौसम जब चेंज होता है तो इंसान थोड़ा सा क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। टू बी अंडर द वेदर का मतलब भी क्या है? फीलिंग सिक। जब आप बीमार फील करते हो, मीनिंग क्या है? टू फील सिक और टू फील अनहेल्दी। जब आप अनहेल्दी या सिक फील करते हो तब आप यूज़ करते हो इस फ्रेज का टू बी अंडर द वेदर। एग्जाम्पल देखिए। आर यू कमिंग टू द पार्टी ऑन फ्राइडे। क्या तुम फ्राइडे को पार्टी में आ रहे हो? आगे आंसर क्या आता है उसका? अनफॉर्चुनेटली नॉट, दुर्भाग्य से नहीं। आई फील अ बिट अंडर द वेदर सो आई वॉन्ट टू स्टे इन। मैं थोड़ा सा सिक फील कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग बिट अंडर द वेदर, मतलब मैं थोड़ा सा सिक फील कर रहा हूँ, इस वजह से आई वॉन्ट टू स्टे इन, मैं अंदर ही रहना चाहूँगा, आई विल नॉट कम इन द पार्टी। सो टू बी अंडर द वेदर मीनिंग whenever you are feeling sick, whenever you are feeling unhealthy, you can use this phrase. A fair weather friend. A fair weather friend सबका होता है, यानी आप सबके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते होंगे जो बेसिकली केवल गुड टाइम में आपके साथ में होते हैं, बैड टाइम में नहीं। whenever you are feeling good or maybe whenever you are rich, whenever you are good, whenever you are in a good position, in good situation, only that time they come to you, not in your difficult time. So same meaning है इसका। someone who is your friend only when you are in a good situation. अगर कोई इंसान आपका दोस्त है केवल अच्छी सिचुएशन में, and they don't support you in difficult time, तो ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं और इन दोस्तों के साथ हमको
नहीं रहना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, आई थॉट मैगन वुड सपोर्ट मी व्हेन जॉन डम्प्ड मी। मैंने सोचा था कि जो मैगन है वो मुझे सपोर्ट करेगी जब जॉन ने मुझे डंप किया। डंप करना यानी धोखा देना किसी को। जब जॉन ने मुझे डंप किया तब मुझे लगा कि मैगन मुझे सपोर्ट करेगी। अब धोखा किसी में भी हो सकता है गाइस, दोस्ती में, प्यार में, किसी में भी धोखा हो सकता है। बट शी टर्न्ड आउट टू बी अ फेयर वेदर फ्रेंड, लेकिन वो मेरे उस डिफ़िकल्ट टाइम में मेरे पास में नहीं आई। शी टर्न्ड आउट टू बी अ फेयर वेदर फ्रेंड, केवल मेरे अच्छे टाइम में ही आती थी, उस टाइम में उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया। चलिए, हमारा काम बिफोर द स्टॉर्म, मीनिंग क्या होता है? अ क्वाइट एंड पीसफुल टाइम बिफोर समथिंग विद ग्रेट एक्टिविटी और डिफ़िकल्टी हैपन्स। हमने कई बार हमारी लाइफ में भी ये कहावत सुनी है कि सन्नाटा किससे पहले? तूफान के पहले की शांति या तूफान के पहले का सन्नाटा। दैट मीन्स पीसफुल टाइम बिफोर समथिंग विद ग्रेट एक्टिविटी एंड डिफ़िकल्टी हैपन्स। तो उस सिचुएशन में हम किसका यूज़ करते हैं? काम बिफोर द स्टॉर्म का। यानी हमें पता है कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ डिफ़िकल्ट होने वाला है, कोई प्रॉब्लम होने वाली है, उससे पहले बिल्कुल शांति है, उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं काम बिफोर द स्टॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन द डे स्टार्टेड आउट पीसफुली आई न्यू इट वॉज जस्ट द काम बिफोर द स्टॉर्म, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिजी डे एट द ऑफिस। व्हेन द डे स्टार्टेड आउट पीसफुली, जब मैं ऑफिस गया और जब मैंने देखा कि डे शुरू तो मेरा दिन तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से शुरू हुआ है, बट आई न्यू इट वॉज जस्ट द काम बिफोर द स्टॉर्म, लेकिन मुझे पता था ये तूफान के पहले का सन्नाटा है। दैट मीन्स मेरा दिन जो है बहुत बिजी होने वाला है ऑफिस में। ये जो थोड़ा टाइम मुझे स्टार्टिंग में मिला है, शांति जो मुझे मिली है, ये केवल तूफान के पहले का सन्नाटा है। दैट मीन्स जो मेरा काम मैं अब करने वाला हूँ या जो काम मुझे मिलने वाला है, मेरा दिन नॉर्मली पीसफुली नहीं जाएगा, मैं पूरे दिन क्या रहने वाला हूँ? बिजी रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है इट वॉज जस्ट द काम बिफोर द स्टॉर्म। नेक्स्ट देखिए, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मीनिंग क्या होता है इस सिचुएशन का, इस ईडियम का? देयर इज़ समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन। हमारे मॉम डैड या हमारे जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छा छुपा हुआ होता है। एग्जैक्ट यही मीनिंग है इसका। एग्जाम्पल देखिए, आई एम रियली सिक एंड फील ऑफुल। मैं बहुत ज़्यादा सिक हूँ और बहुत ज़्यादा ऑफुल फील कर रहा हूँ, अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। बट आई गेट टू स्टे होम, लेकिन मुझे घर पर ही रहना होगा। सो आई कैन थॉरोली प्रिपेयर फॉर द टेस्ट ऑन मंडे, ताकि जो मंडे को आने वाला जो टेस्ट है, मंडे को जो टेस्ट होने वाला है, उसके लिए मैं अच्छे से, आराम से, डीप तरीके से प्रिपेयर यानी तैयारी कर सकूं। एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, और इसने यहाँ पर यूज़ किया है एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग ईडियम का। देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है आई एम रियली सिक, यानी हमें वो बता रहा है कि उसकी सिचुएशन वो बहुत बैड सिचुएशन में है, बहुत ऑफुल फील कर रहा है, लेकिन साथ में वो एक पॉजिटिव चीज़ बोल रहा है कि उसके बावजूद मैं यहीं पर रहूँगा और मैं अच्छे से मेरे मंडे के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करूँगा। एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। गुड सिचुएशन में भी, बैड सिचुएशन में भी हम कोई अच्छी चीज़ ढूंढ सकते हैं, अच्छी चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। बट इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स, चलिए चेक कीजिए इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर is used to comment on a situation that when something bad happens usually other bad things happens as well। मतलब आपको सीधा सीधा एक मतलब मैं समझाती हूँ। कहते हैं ना कि अगर हैप्पीनेस आती है तो छप्पन फाड़ के आती है, और दुख भी आता है तब भी क्या होता है? छप्पन फाड़ के आता है। मतलब एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। दैट मीन्स एक प्रॉब्लम के साथ साथ धीरे धीरे और सारी प्रॉब्लम्स आना, तब हम यूज़ करते हैं इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट शी गॉट लॉक्ड आउट ऑफ हर अपार्टमेंट। पहले तो वो क्या हो गई, अपार्टमेंट के अंदर, अपना जो फ्लैट था या अपना जो अपार्टमेंट घर था उसके अंदर लॉक हो गई भाई, बाहर से उसको किसी ने लॉक कर दिया। देन शी लॉस्ट हर पर्स, उसके बाद उसका पर्स भी खो गया। एंड व्हेन शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, और जब वो रोड क्रॉस कर रही थी,
शी गॉट स्प्लैश्ड बाय अ कार, वो एक कार ने उसको क्या कर दिया, हिट कर दिया, एक नॉर्मल एक्सीडेंट हो गया। इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स, यहाँ पर ईडियम का यूज़ किया है, क्यों, पहली सिचुएशन में भी प्रॉब्लम, सेकंड सिचुएशन अगेन अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आना यानी दुख पे दुख आना, उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम के साथ 4 प्रॉब्लम और आती है, उस सिचुएशन में आप इस ईडियम का यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ईडियम्स फ्रेजेस जो हम कर रहे हैं गाइज, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज इन ईडियम्स को बार बार पूछा जाता है। हम काफ़ी ईडियम्स और फ्रेजेस की क्लासेस लेंगे आगे, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस हैं जो हमारे एग्जाम में हमारी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है इट्स रेनिंग हैविली, बहुत ज़्यादा बारिश होना, मूसलाधार वर्षा कहते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होना, उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टे इन टुडे एंड रीड अ बुक, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। वो कह रही है कि हाँ ठीक है, कोई प्लान होगा उन लोगों का, लेकिन वो यहाँ पे ये कह रही है आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टे, मुझे लगता है कि आज मैं यहीं पर रुकूंगी, एंड रीड अ बुक, एक बुक पढ़ूंगी, बिकॉज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हैवीली बारिश हो रही है। चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए। अ स्टॉर्म इज ब्रूइंग। अ स्टॉर्म इज ब्रूइंग का मतलब होता है तूफान आने वाला है। शांति की बात नहीं हो रही यहाँ पे, शांति से तूफान से पहले की शांति के लिए हम कुछ और यूज़ करते हैं, काम बिफोर द स्टॉर्म। और स्टॉर्म इज़ ब्रोइंग मतलब जब अंदर से आपको लगता है बहुत ज़्यादा कि बस फटने वाले हो आप, या नॉर्मल आप किसी सिचुएशन में देखते हो किसी इंसान को कि ये बेचारा सुनता जा रहा है, मुझे लगता है अब ये बोलने वाला है और बहुत ज़्यादा बोलने वाला है। देखिए मीनिंग क्या है, देयर इज़ गोइंग टू बी अ ट्रबल और एन आर्ग्यूमेंट, या तो कोई परेशानी होने वाली है या कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट होने वाला है। एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल कहता है एवरीबडी इज गेटिंग ऑन जॉन्स लास्ट नर्व विथ ऑल दीज क्वेश्चन, अ स्टॉर्म इज ब्रूइंग। सबके सब जो है जॉन की लास्ट नर्व पे आ जाते हैं। लास्ट नर्व मतलब होता है जब आपको सुनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सुनाया जा रहा है, बस आप सुनते जा रहे हो, आप चुपचाप बैठे हो, तो वो चीज़ क्या होती है, लास्ट नर्व पे आ जाती है। मतलब उस टाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि आप पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो सुन सुन के, और आप सारी चीज़ें जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपका ओपिनियन है, आप कहना चाहते हो, राइट। तो इस एग्जाम्पल का भी यही मीनिंग है, एवरीबडी इज़ गेटिंग ऑन जॉन्स लास्ट नर्व। सब लोग जॉन को सुनाते जा रहे थे, उससे क्वेश्चंस पूछते जा रहे थे। स्टॉर्म इज़ ब्रोइंग, मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई ट्रबल होने वाली है, या कोई ना कोई जॉन की तरफ से आर्ग्यूमेंट आने वाला है, वो फटने वाला है, राइट। स्टील समवंस थंडर। स्टील समवंस थंडर मतलब होता है किसी का थंडर चुरा लेना, किसी की कह सकते हैं कि जिसका मेन इम्पॉर्टेंट डे है। जैसे मान लीजिए आपकी बर्थडे पार्टी है, राइट। आपकी बर्थडे पार्टी में आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि सब आपको आके बर्थडे विश करेंगे, सब आपकी ड्रेस की तारीफ़ करेंगे जो आपने पहन रखी है, राइट। आपके दोस्त आपके लिए गिफ्ट्स लेके आएंगे, लेकिन मान लीजिए वहाँ पर कोई और भी है साथ में जो आपसे ज़्यादा अच्छा ड्रेस्ड अप है, हो सकता है कोई सेलिब्रिटी आ गया है, और सारी की सारी अटेंशन कहाँ चली गई, उसकी तरफ चली गई। सब लोगों की अटेंशन कहाँ चली गई, उस तरफ चली गई। तो उसका मतलब होता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज मुझे इम्पोर्टेंस मिलेंगी, आपकी वो इम्पोर्टेंस चुरा ली गई थ्रू समवन एल्स। चलिए चेक कीजिए यहाँ के, टू टेक अटेंशन अवे फ्रॉम समवन ऑन देयर स्पेशल डे, वेडिंग और बर्थडे। किसी का अच्छा दिन, किसी की जो इम्पॉर्टेंट दिन है, उसका जो इम्पॉर्टेंट दिन है, उसकी इम्पॉर्टेंस किसी और तरफ शिफ्ट हो जाना। एग्जाम्पल देखिए, उससे समझ में आएगा अच्छे से। लुक एट जेनी इन दैट ड्रेस। देखो जेनी की ड्रेस देखो, जेनी की तरफ देखो। शी रियली स्टॉल द ब्राइड्स थंडर। उसने सच में ब्राइड की जो अटेंशन है वो पूरी चुरा ली है। ब्राइड को जो अटेंशन दी जानी चाहिए थी, जो इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए थी, वो चुरा ली है, बिकॉज वो ब्राइड से भी अच्छी लग रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सेव इट फॉर अ
रेनी डे, सेव करो इसे बारिश के दिनों के लिए। दैट मीन्स हम भी कई बार सेविंग करते हैं, कई बार नहीं। एक्चुअली इंडिया के अंदर तो सब लोग सेविंग के अंदर बिलीव रखते हैं कि हमारे बुरे टाइम में ये सेविंग हमारे काम आएगी। तो एग्जैक्ट मीनिंग इसका यही है। देखिए, कीप समथिंग मनी ऑफ फॉर अ टाइम व्हेन इट इज़ नीडेड। कुछ पैसे या कुछ भी चीज़ें सेव करके रखना जो हमारे आगे वाले टाइम के लिए काम आए। जैसे कोविड में आपको पता हो तो 2 साल कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों ने राशन सेव करके रखा था, पहले से ही ला के रखा था, क्योंकि पता था कि सिचुएशन और ज़्यादा बुरी होने वाली है, राइट। एग्जाम्पल देखिए, आई अर्नड एक्स्ट्रा मनी बेबी सिटिंग माई नेबर्स किड। मैंने एक्स्ट्रा मनी कमाई है मेरे पड़ोसी के बच्चे का ध्यान रखते हुए, बेबी सिट किया है उसको आया बन के। आई विल सेव इट फॉर ए रेनी डे। ये पैसा मैं किस लिए सेव करूँगी? मेरे बुरे दिनों के लिए, ताकि आगे जाके जब मेरी सिचुएशन हो सकता है अप डाउन चलता रहे, उस टाइम पे ये मेरे काम आए। टेक अ रेन चेक। टेक अ रेन चेक का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ के लिए मना कर देना, या कल पे टाल देना, या आगे वाली सिचुएशन पे टाल देना, आगे वाले दिनों पे टाल देना। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कोई चीज़ आपसे पूछी जा रही है तो उसके लिए आपका ना बोलना होता है टेक अ रेन चेक। देखिए मीनिंग क्या है। इट इज़ यूज टू रिफ्यूज एन ऑफर इन अ पोलाइट वे। इन अ वेरी पोलाइट वे यू आर सेइंग नो टू समवन, इम्प्लाइंग दैट यू मे एक्सेप्ट इन द फ्यूचर। और ये बताते हुए कि हाँ फ्यूचर में सोचेंगे, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बहुत अच्छे से और प्यार से किसी को मना करते हो, तो नो की जगह आप यूज़ कर सकते हो टेक अ रेन चेक। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एनी कम टू द मूवीज विथ अस, सॉरी आई विल टेक अ रेन चेक। एनी को बोला जा रहा है अपनी फ्रेंड के थ्रू, एनी कम टू द मूवीज विथ अस, प्लीज़ मूवी देखने के लिए हमारे साथ आओ। और एनी बोल रही है सॉरी आई विल टेक अ रेन चेक, अभी नहीं, अभी मेरा मन नहीं है, या फिर मैं नहीं आना चाहती हूँ, फिर कभी। आई विल टेक अ रेन चेक। इन अ वेरी पोलाइट वे वी यूज दिस इडियम एंड फ्रेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू बी ऑन क्लाउड 9। क्लाउड 9 पे होना मतलब 7वें आसमान पर होना। 7वें आसमान पर होना मतलब क्या है, हम सबको पता है अच्छे तरीके से, हमने कई बार इसका यूज़ किया होगा या आपके घर में यूज़ हुआ होगा इस वर्ड का, कि आज तो मैं 7वें आसमान पर हूँ। दैट मीन्स आई एम सो हैप्पी टुडे। मीनिंग क्या होता है, टू बी वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग। कुछ आपके कुछ भी चीज़ की वजह से आपका प्रमोशन हुआ हो, आप क्लास में फर्स्ट आए हो, या कुछ भी आपके साथ अच्छा हुआ है, उस चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो टू बी ऑन क्लाउड 9। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई फाइनली गॉट द प्रमोशन आई वॉज ऑन क्लाउड 9। जब मुझे फाइनली प्रमोशन मिल गया, आई वॉज ऑन क्लाउड 9, मैं 7वें आसमान पे था। आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन दैट डे। रेन ऑन समवंस परेड। रेन ऑन समवंस परेड का मतलब होता है टू डू or say something that spoils someone's plans or draws attention to the negative aspects of their plan। देखो यहाँ पर 2 मतलब होता है इसका। पहला मतलब ये होता है टू डू और say something that spoils someone's plan। कुछ ऐसा करना या कुछ ऐसा बोल देना सामने वाले को कि उसका जो पूरा प्लान है, जो वो करने वाला है, वो पूरा खराब हो जाए। या फिर ड्रॉज अटेंशन टू द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ देयर प्लान्स। कोई किसी ने प्लान बनाया, मान लीजिए आपके भाई ने या आपके फ्रेंड ने कोई प्लान बनाया, एंड यू आर एक्चुअली सेइंग हिम कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। दैट मीन्स यू आर एक्चुअली काउंटिंग द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट प्लान, यू आर रूइनिंग द प्लान। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू रेन ऑन योर परेड। कह भी रहा है कि मैं आई डोंट वॉन्ट टू रेन ऑन योर परेड, मैं ख़राब नहीं करना चाहता तुम्हारा प्लान, बट स्टिल क्या कह रहा है साथ में, बट यू कांट गो टू द मूवीज़ ऑन फ्राइडे। तुम फ्राइडे को मूवीज़ देखने नहीं जा सकते। यू प्रॉमिस्ड यू वुड वॉच योर सिस्टर व्हेन वी गो आउट। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब भी हम बाहर जाएंगे तुम अपनी सिस्टर को देखोगे, सिस्टर की देखभाल करोगे। तो बेसिकली कहते हुए मतलब ये चीज़ यूज़ करते हुए, आई डोंट वॉन्ट टू रेन ऑन योर परेड, उसके बावजूद उसने क्या कमेंट किया है, यू कांट गो टू द मूवीज़ ऑन फ्राइडे। दैट मीन्स आप कुछ कह के या कुछ करके सामने वाले का पूरा प्लान खराब कर रहे हो। उस जगह पर हम यूज़ करते हैं रेन ऑन समवंस
परेड। लास्ट देखते हैं हम अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर ओल्ड पीपल के लिए, वो लोग जो बहुत बूढ़े हो गए हैं उसके बावजूद उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंथुसिज्म है या फिर वो बहुत ज़्यादा फिट है, उस सिचुएशन में हम किसका यूज़ करते हैं, अलाइव और किकिंग का। समवन हु इज स्टिल फुल ऑफ एनर्जी एंड इज़ वेरी एक्टिव। ऐसा कोई इंसान जो फुल ऑफ एनर्जी है और बहुत एक्टिव है बूढ़ा होने के बाद भी, या फिर नॉर्मल बहुत ज़्यादा बीमार होने के बाद भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एग्जाम्पल देखिए, यूजुअली डिस्पाइट हेल्थ प्रॉब्लम्स और ओल्ड एज, हेल्थ प्रॉब्लम होने के बावजूद भी या बूढ़ा होने के बाद भी। सेंटेंस देखिए, इवन दो माई ग्रैंडमा इज 70 ईयर्स ओल्ड शी इज़ अलाइव एंड किकिंग। हालांकि मेरी ग्रैंडमा क्या है, 70 साल की है, स्टिल शी इज़ अलाइव एंड किकिंग, अभी भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। ठीक है, तो यहाँ पर ख़त्म होते हैं हमारे ये आज के इडियम और फ्रेजेस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। गाइस प्लीज़ आप फिर से इस वीडियो को देख के और इस वीडियो को नोट कर सकते हैं अपनी कॉपीज़ के अंदर, सारे इडियम फ्रेजेस को और उनके मीनिंग को नोट कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश कीजिए इन इडियम फ्रेजेस पे, बिकॉज इडियम्स और वोकैब इंग्लिश का एक ऐसा पार्ट है जिनको हम रट नहीं सकते हैं। यू हैव टू यूज़ ऑल दीज थिंग्स इन अ सेंटेंस। अगर आप बोल नहीं सकते तो एटलीस्ट राइटिंग में इन पर सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए 2 से 3, ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आगे मिलते हैं। थैंक यू।